हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार। मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। अभी हम करेंगे 2 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस के, जो आज के न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नोन स्नेक द थ्रेड स्नेक रिसेंट रीडिस्कवर्ड आफ्टर 2 डिकेड्स। तो थ्रेड स्नेक कहाँ पे रीडिस्कवर हुआ? 2 डिकेड के बाद पूछ रहा है। तो ऑप्शंस आर, देखो ये ऐसे क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बस नॉर्मली एक बार पढ़ लो। तो द ऑप्शंस आर बारबाडोस, गुआना, कोलंबिया एंड क्यूबा। तो करेक्ट आंसर इज बारबाडोस। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट इज, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड कवच 4.0? कौन सा? कवच 4.0, द लेटेस्ट ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। तो आप सभी को पता है कवच बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, हेड ऑन कोलिजन प्रिवेंट करता है, स्पेशली जब उड़ीसा में एक्सीडेंट हो गया था ट्रेन का, है ना, 2 ट्रेनों का कोलिजन हो गया था। तो द ऑप्शंस आर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेकंड इज रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, RDSO। तो कवच 4.0 इज एन एडवांस्ड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड बाय RDSO अंडर इंडियन रेलवेज। तो किसके अंदर है ये? इंडियन रेलवेज के अंदर है, और रिसेंटली कमीशन किया गया ऑन द दिल्ली मुंबई रूट। इट मिनिमाइजेज एक्सीडेंट्स बाय कंट्रोलिंग ट्रेन स्पीड्स एंड प्रिवेंटिंग कोलिजन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द डोरजीलोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अ मेजर इंडिया सपोर्टेड इनिशिएटिव, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो डोरजीलोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो द ऑप्शंस आर नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो द करेक्ट आंसर इज भूटान। देखो ऐसे वाले वर्ड ना बेसिकली ना भूटान के ही होते हैं। जैसे एक और न्यूज़ में था चू करके, आगे लास्ट में कुछ डैश और चू ऐसा कुछ था। तो भूटान में इस टाइप के नाम के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, फिर 1125 मेगावाट डोरजीलोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान में है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट नहीं याद करना है, और कुरीचू रिवर में है। चू मैंने बोला ना, ऐसे लिखा है, उनके वर्ड में लास्ट में CHU आता है। फिर नेक्स्ट इज फोर्थ, सक्षम निवेशक, A national campaign to help investors reclaim unclaimed dividends was launched by which institution? तो जो सक्षम निवेशक है, एक नेशनल कैंपेन जिसमें इन्वेस्टर्स रिक्लेम कर सकते हैं अपने अनक्लेम्ड डिविडेंड्स को, वो किसने लॉन्च किया था? तो द ऑप्शंस आर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, सेकंड इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड फोर्थ इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो द करेक्ट आंसर इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, IEPFA। तो बेसिकली क्या है, देखो इसमें ना इन्वेस्टर से रिलेटेड है, तो ज़्यादा प्रोबेबल आंसर IEPFA ही होगा। आप थोड़ा सेबी भी सोच सकते हो, बट मोर प्रोबेबल इज A। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन फॉर टुडे एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर इन द प्रीलिम सेक्शन। टाइफून कोमे रिसेंटली कॉज्ड लार्ज स्केल इवैक्यूएशंस इन विच कंट्री? तो किस कंट्री में लार्ज स्केल इवैक्यूएशंस हुए इस टाइफून के कारण? तो द ऑप्शंस आर जापान, फिलीपींस, चाइना, नन ऑफ द अबव। तो द करेक्ट आंसर इज चाइना। तो बस ये याद रखो कि चाइना में इसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। और ये कहाँ पे ट्रिगर हुआ था? रशिया के कामचाटका पेनिनसुला के पास ये अर्थक्वेक आया था, उससे टाइफून आया। अब आते हैं हम मेंस के क्वेश्चन में। तो मेंस में हमको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझेंगे, फिर उसका आंसर देखेंगे। What recent changes have been made to improve the functioning of the National Assessment and Accreditation Council? तो NAAC के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या चेंजेस लिए गए हैं? How do these changes try to solve the credibility problems in assessing higher education quality in India? तो ये जो चेंजेस हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम्स को? तो 2 पार्ट है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो। तो हम NAAC से स्टार्ट करेंगे। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल हैज़ अंडरटेकन अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स टू एड्रेस क्रेडिबिलिटी चैलेंजेस एंड स्ट्रीमलाइन द एक्रीडिएशन प्रोसेस इन इंडियाज़ हायर एजुकेशन सिस्टम। तो एक्रीडिएशन प्रोसेस को भी स्ट्रीमलाइन करता है इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम में। अब रिसेंट चेंजेस क्या हुए हैं एंड देयर रोल इन एड्रेसिंग क्रेडिबिलिटी इशूज़? तो पहला है कि बाइनरी एक्रीडिएशन मॉडल है। द ट्रेडिशनल मल्टीग्रेड सिस्टम में क्या होता है, जैसे ग्रेडिंग मिलती थी A++, A+ और ऐसे B, ये सब मिलती थी, हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद अ बाइनरी आउटकम। तो ये रिप्लेस हो गया और बाइनरी आउटकम से रिप्लेस हुआ है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस को या तो एक्रीडिएटेड का मिलता है या नॉट एक्रीडिएटेड का। दिस सिंप्लीफाइज डिसीजन मेकिंग, सिंप्लीफाई हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है मैनिपुलेशन ऑफ स्कोर्स एंड एस्टैब्लिशेज अ मिनिमम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी। सेकेंड है मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड एक्रीडिएशन। तो मैच्योरिटी के हिसाब से ग्रेडेड एक्रीडिएशन है लेवल 1 to 5। ठीक है, तो जैसे लेवल 5 डिनोट करता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस, तो लेवल 5 इज हाईएस्ट। नेक्स्ट इज डिजिटाइजेशन एंड यूज़ ऑफ AI। तो फिजिकल पीयर विजिट्स फॉर बेसिक एक्रीडिएशन हैव बीन रिमूव्ड और इवैल्यूएशंस अब डिजिटली सबमिटेड होते हैं विथ वेरीफाइड डाटा। फिर है
हायर लेवल एक्रीडिएशन जो लेवल 3 के ऊपर है उनका हाइब्रिड इवैल्यूएशन होता है, डिजिटल और फिजिकल दोनों। AI ड्रिवन डाटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जो इनकन्सिस्टेंसी डिटेक्ट करता है, रिड्यूस करता है ह्यूमन इंटरफेरेंस। फिर स्टेक होल्डर वैलिडेशन एंड क्रेडिबिलिटी स्कोर, तो इसमें क्या इंस्टीट्यूशंस आर असाइंड अ क्रेडिबिलिटी स्कोर 0 से 1 का। इनपुट लेते हैं वो 100 रैंडमली चूजन स्टेक होल्डर्स से, जैसे स्टूडेंट, एल्यूमिनाई, फैकल्टी, उन सब से। और यदि ऑटोमेटिक कुछ दिक्कत होती तो ऑटोमेटिक पेनाल्टी लग जाती, इंक्लूडिंग डिबारमेंट ऑफ 3 years, ठीक है, यदि फॉल्स डाटा रहता है तो। एंटी करप्शन मेजर्स और इंस्टीट्यूशनल क्लीन अप के लिए क्या लिया गया कि फॉलोइंग करप्शन एलिगेशंस इन द पास्ट असेसमेंट्स, NAAC ने रिमूव किया है 900 असेसर्स को और सस्पेंड किया इम्प्लीकेटेड इंस्टीट्यूशंस को एंड इनिशिएट किया है रीअसेसमेंट प्रोसेसेस। फिर ऑपरेशनल रिफॉर्म्स क्या लिए हैं कि एक्रीडिएशन साइकिल आर नाउ रिड्यूस टू 3 years टू एंश्योर रेगुलर मॉनिटरिंग। फिर evaluation metrics have been tailored to different types of institutions, जैसे 59 for universities, 56 for autonomous colleges, ये सब। NAAC has also removed accreditation fees and offered grace periods to ease the transition, तो accreditation fees भी reduce कर दी है। अब इन credibility challenges जो कुछ कुछ रहते हैं उनको एड्रेस कैसे करना है वो बात हो रही है। तो these reforms reduce discretion, bring objectivity और restore faith, तो faith restore करते बेसिकली ये। और जब अपन डिजिटल की तरफ मूव करते हैं डाटा ड्रिवन और स्टेक होल्डर वैलिडेटेड सिस्टम में, तो ये इम्प्रूव करता है रिलायबिलिटी और मैनिपुलेशन को डिटर करता है। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, तो इंश्योर कर सकते हैं स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सिस्टम विद ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं AI फ्रेमवर्क को और डाटा वैलिडेशन, और प्रमोट कर सकते हैं अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप, जिससे कि डाटा हैंडलिंग और अच्छी हो सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि हम इंटीग्रेट कर सकते हैं NAAC सिस्टम को विद अदर नेशनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स और पीरियोडिकली ऑडिट कर सकते हैं स्टेक होल्डर वैलिडेशन प्रोसेस को टू प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, ठीक है। अब आते हैं, हमने इंट्रो देख लिया, बॉडी देख लिया, अब कंक्लूजन की तरफ। तो यदि रिसेंट रिफॉर्म्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया तो हम मूव कर पाएंगे डाटा बेस्ड, ऑब्जेक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी एक्रीडिएशन की तरफ इन हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो इससे ह्यूमन डिस्क्रिशन एलिमिनेट होगा फाउंडेशनल लेवल पर, इंट्रोड्यूस कर पाएंगे हम लेयर्ड ग्रेडिंग एंड स्टेक होल्डर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट अर्ली इन द फाइनेंशियल ईयर ऑन द कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो क्या बोल रहा है कि जब हम फिस्कल डेफिसिट को जल्दी ख़त्म कर देते हैं अर्ली ईयर, मतलब शुरू में ही फाइनेंशियल ईयर के, तो क्या दिक्कत आती है, और हाउ डज दिस इम्पैक्ट गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू प्लान स्पेंडिंग फॉर द रिमेनिंग मंथ्स, और ये फ्यूचर में कैसे इम्पैक्ट करती है, एंड व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू स्प्रेड द डेफिसिट मोर इवनली, और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि डेफिसिट को मोर इवनली अक्रॉस द ईयर आप स्प्रेड कर सको। बेसिकली डेफिसिट मतलब जो हम बोरोइंग्स करते हैं उसकी बात हो रही है। अब तो हम क्वेश्चन था फिस्कल डेफिसिट के ऊपर, तो हम स्टार्ट करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। तो फिस्कल डेफिसिट अराइज होता है जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है टोटल रेवेन्यू से, तो उस टाइम हमको क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, यदि हम एक शुरू में ही ख़त्म कर देते हैं अपना पैसा, तो प्रेशर ऑन बोरोइंग एंड इंटरेस्ट रेट, तो प्रेशर आता है, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज हो जाती है क्योंकि ज़्यादा मनी आ जाता है इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, डिसरप्शन हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन नहीं हो पाता सही तरीके से, फिर एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी हो जाती है बोथ इंटरेस्ट रेट के सेंस में और लोन वगैरह लेते हैं उसमें भी। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैपेसिटी में क्या इम्पैक्ट आता है, तो रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है बाकी के क्वार्टर्स में क्योंकि आप शुरू में ही पूरा ख़त्म कर दिए तो अब बाद में कुछ चांसेस नहीं रहते कुछ इधर उधर करने के। फिर एडवर्स इम्पैक्ट ऑन फिस्कल डिसिप्लिन, तो मतलब फिस्कल डिसिप्लिन मतलब लोगों का ट्रस्ट भी कम हो जाता है कि सरकार तो बहुत ज़्यादा खर्च करती है और सही डिसीजन नहीं लेती। फिर अनबैलेंस्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी सही तरीके से नहीं हो सकती, मान लो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी हो गई फिर बाद में ख़राब हो जाती है। तो अब इन सब चीज़ों को हम सही करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जिससे और ज़्यादा स्प्रेड हो ओवर द ईयर, तो एक्सपेंडिचर स्मूथनिंग कि हम स्टैगर कर सकते हैं एक्सपेंडिचर अप्रूवल को और रिलीज़ कर सकते हैं और सही मायने में उसको यूज़ करेंगे। मंथली और क्वार्टरली स्पेंडिंग कैप्स लगा सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं रेवेन्यू मॉनिटरिंग को जैसे टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू डाटा को, रिफॉर्म कर सकते हैं कैश मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को जिससे कि हम सिंगल ट्रेजरी सिंगल अकाउंट बेस्ड सिस्टम अडॉप्ट कर सकें और इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं मिड ईयर रिव्यूज़ को। ठीक है, तो हमने इंट्रो देखा, बॉडी देखा, अब हम आते कंक्लूजन की तरफ कि जो फ्रंट लोडिंग है, फ्रंट लोडिंग द फिस्कल डेफिसिट अंडरमाइंस द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू मैनेज इकोनॉमी इफेक्टिवली। इसीलिए हमको मोर फेस्ड और कैलिब्रेटेड अप्रोच चाहिए स्पेंडिंग के लिए जो बैक्ड हो इम्प्रूव्ड कैश फ्लो मैनेजमेंट और रेवेन्यू सिस्टम से। ठीक है,
तो आई होप ये क्लियर है। दोनों यहाँ पे हमारा खत्म हुआ मेंस वाला टॉपिक, हमने प्रीलिम्स भी देख लिया, तो आई होप आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों टॉपिक क्लियर होंगे। ठीक है, अब अपन मंडे को मिलेंगे, मंडे के करंट अफेयर्स के साथ मॉर्निंग में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।